स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम जनवरी में शुरू हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में शायद कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बातचीत में कहा, मुझे निजी तौर पर लग रहा है कि जनवरी के किसी हफ्ते में वैक्सीन का पहला डोज दे दिया जाएगा। हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारी पहली प्राथमिकता है कि वैक्सीन सुरक्षित और इफेक्टिव रहे। इसके साथ हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह ने रविवार को ममता सरकार पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि जो बंगाल देश का सबसे अमीर और अग्रणी राज्य होता था, वो आज हर क्षेत्र में पीछे चला गया है। ममता के राज में बंगाल राजनीतिक हिंसा एवं भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन निश्चित है और भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल का ही धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में कोरोना नियंत्रण में होने के कारण वह राज्य में किसी भी नए लॉकडाउन या रात का कर्फ्यू लगाने के पक्ष में नहीं है। ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य को संबोधित करते हुए लोगों से गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया और कहा कि अगले 6 महीनों तक मास्क लगाना अनिवार्य है ताकि महामारी को समाप्त किया जा सके। ठाकरे ने राज्य की जनता को सोशल मीडिया के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि विशेषज्ञ फिर से रात का कर्फ्यू या दूसरा लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में है, लेकिन ठाकरे इस तरह के कदम उठाने के समर्थन में है। मुख्यमंत्री ने लोगों से नववर्ष के उत्साह के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सका है, फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला स्थित शिरडी की प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए अब दर्शन के लिए पूर्व बुकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। मंदिर न्यास के एक अधिकारी ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच दर्शन के लिए मंदिर को फिर से खोल दिया गया है, जिसके बाद शुरुआत में प्रतिदिन तो करीब 6000 श्रद्धालु आ रहे थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 15000 तक पहुंच गई है। सार्वजनिक अवकाश के दिनों में तो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, वहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली है। अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची पहुंचे तेजस्वी यादव रविवार को पटना वापस लौटने के पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, चाहे वो कितनी भी रैलियां और दौरे कर लें। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस की सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने अन्नदाता के जीवन में खुशहाली लाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। देश की प्रगति और समृद्धि का रास्ता तभी खुलेगा जब किसानों की उपज में लागत कम की जाए। रविवार को आचार्य नरेंद्र देव कृषि विद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन करते हुए सीएम ने ये बातें कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के किसान हित के लिए काम कर रही है और 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना ही मोदी सरकार का लक्ष्य है। योगी ने कृषि कानून को लेकर राजनीति कर रही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता है, वही किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कृषि कानून के लागू होने से न तो एमएसपी समाप्त होगी और न ही किसानों के खेत पर किसी भी तरह से कब्जा होगा। राम मंदिर को लेकर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए सामना में लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रामलला के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। घर घर जाकर चंदा मांगने के नाम पर बीजेपी अपने लिए वोट मांगने की तैयारी कर रही है। सामना ने लिखा है कि संक्रांति से राम मंदिर के लिए चंदा का काम शुरू होने वाला है। 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति से 4 लाख से अधिक स्वयंसेवक 12 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे। ये स्वयंसेवक हर गांव में जाएंगे और चंदा मांगेंगे। न्यायालय का निर्णय आते ही प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ। मंदिर का काम तेजी से चल रहा है, अर्थात 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तंबू में विराजमान रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे।
महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी कस्बे में कपड़ा रंगाई की इकाई में आज सुबह आग लग गई। राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी भी जनहानि की कोई खबर नहीं है। फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग लगने के पीछे कारण क्या है। इस हादसे की जानकारी एक दमकल विभाग के एक अधिकारी ने दी है। दमकल विभाग के अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ है। भिवंडी निजामपुर नगर निगम के आग नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि भंडारी परिसर स्थित कपड़ा रंगाई की एक इकाई में सुबह करीब 7:30 बजे आग लग गई। इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। मुंबई आगरा राजमार्ग पर सोनागिर गांव के पास एक मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और अन्य दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भेजा गया है। यह परिसर में हमेशा छोटे बड़े अपघात होते रहते हैं, इसलिए ग्रामीणों ने इस रोड पर स्पीड ब्रेकर निर्माण की मांग की है, लेकिन संबंधित प्रशासन की लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश में करीब 1.45 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना से मरने वालों में ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं, लेकिन पुणे के वाकड़ में रहने वाली एक 105 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात देकर सकुशल घर वापसी की है। इस दादी का नाम शांताबाई गणपत हुलावले है। दादी पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई थी। परिजनों ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया था। 15 दिनों के इलाज के बाद दादी ने कोरोना को पछाड़कर अपनों के बीच घर वापसी की। डॉक्टरों को भी हैरानी हुई कि दादी की इम्यूनिटी पावर मजबूत है, दादी की याददाश्त भी ठीक है।